हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो है BES 1 to 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की यूनिट 1 लैंग्वेज एंड सोसाइटी। आप देखें ये यूनिट कैसे आपको एक्सप्लेन की गई है, सारी चीज़ें कौन कौन से पिछले टर्म में क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी हमने इसमें बताए हैं और हाईलाइटेड किए हुए हैं मेन इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 1 लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये जो BES 1 to 4 है ये 2 क्रेडिट्स का आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस यूनिट में से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है, इस टर्म को डिफाइन कीजिए। ये नेक्स्ट यूनिट का बेसिकली क्वेश्चन है वैसे, लेकिन रिलेटेड है इस यूनिट से भी। एज ग्रेडिंग और लैंग्वेज चेंज में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफाइन कीजिए टर्म रजिस्टर क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंस बताना है डायलेक्ट और रजिस्टर में, एवरीडे रजिस्टर्स और एकेडमिक रजिस्टर में क्या डिफरेंस है। और एक ये भी आता है, डिस्कस कीजिए कि हाउ लैंग्वेज इज़ नॉट ए स्टैटिक एंटिटी, कैसे नहीं है वो स्टैटिक, और सब्जेक्ट टू वेरिएशन कैसे है। तो इसके लिए यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, रीजनल वेरिएशन, कास्ट डायलेक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट, पर्सनल फैक्टर जो हमारी वेरिएबिलिटी के लिए लीड करते हैं, जैसे कि सेक्स डिफरेंस और एज, वेरिएशन रजिस्टर की वजह से कैसे होता है, फिर सम अप कीवर्ड्स और सजेस्टेड रीडिंग। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने हाईलाइट किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, तो ये काफ़ी देखिए अच्छे से आपको समझ आएगी ये यूनिट कि लैंग्वेज जो है सबसे पहले हम यूज़ क्यों करते हैं उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के लिए। लैंग्वेज हमारी हर जगह यूज़ होती है। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर व्यूज़, आवर आइडियाज़। हम नहीं बता सकते, सामने वाले को नहीं समझा सकते कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है या उसके माइंड में क्या चल रहा है। हम किसी मीडियम से हम वो चीज़ समझेंगे और वो मीडियम एक लैंग्वेज है। हमने हिंदी में काफ़ी टाइम से स्कूलों में भी पढ़ा है कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार को समझ सकते हैं। तो वही लैंग्वेज यहाँ पे है। ये एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है, जबकि सब्जेक्ट टू वेरिएशन है। देखिए हर किसी की लैंग्वेज अपनी अपनी है, डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लैंग्वेज चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू एज भी इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कुछ ना कुछ हमारे उसमें। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये वेरिएशन होता क्यों है, बेसिकली कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मतलब जोग्राफिकल लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन की लैंग्वेज अलग होती है, दूसरी लोकेशन की लैंग्वेज अलग हो जाती है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, कुछ कास्ट पे डिपेंड है, और कुछ एथनिक। एथनिक होता है किसी की जातीय से रिलेटेड, जो इनहेरिटेड होती है, रेशियल होता है उस टाइप से। उसके अलावा पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेक्स और एज। किसी का जेंडर पे भी इफेक्ट पड़ता है और उनकी एज भी मैटर करती है। पर्सनल फैक्टर जो हैं वो लैंग्वेज की वेरिएशन में मतलब इम्पैक्ट डालते हैं। अगला कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन कैसे है, टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन चल क्या रहा है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पार्टिसिपेंट्स में, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि समटाइम्स वी फील दैट वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट जॉब्स क्या होती है कि बच्चे जो भी बोल रहे हैं, जो भी रिटर्न कर रहे हैं, उनकी स्पोकन को, उनकी जो रिटर्न फॉर्म है इंग्लिश की, उसको करेक्ट करना। ये एक टीचर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जॉब होती है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो हमारे माइंड में एक स्टैंडर्ड इंग्लिश वेराइटी है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को जज करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब भी हम घर जाते हैं या फिर सुनते हैं अदर टीचर्स को स्टाफ रूम में, तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि एक ही लैंग्वेज को हर बंदा अलग अलग कैसे मतलब अलग अलग वे से कैसे बोल रहा है। सपोज़ एक हिंदी है, यहाँ पे एक एग्जांपल आगे दिया भी हुआ है कि हिंदी अगर देखिए एक दिल्ली में बोली जा रही है तो वो लोग प्रॉपर खड़ी बोली बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूपी की, तो उनकी लैंग्वेज का जो एक वे होता है वो एक अलग आ जाता है। तो लैंग्वेज हिंदी ही है, लेकिन बोलने का तरीका दोनों का अलग अलग हो रहा है।
जैसे हम ये देखें, हमारे बीच और हमारे जो नेबर्स हैं हिंदी को बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग वे में बोल रहे हैं, तो सबका जो स्लैंग है वो एक डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेडी जो है मे हैव ए वेरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और जो दूसरा नेबर है वो प्योरिस्ट हो और इंसिस्ट कर रहा हो मतलब अपनी हिंदी में कुछ संस्कृत के टर्म्स को। तो ये जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी स्पीकर के, वो उनकी आइडियोलेक्ट पे मतलब डिपेंड करते हैं। देखिए आइडियोलेक्ट मतलब क्या होता है, मैं, मेरी भाषा, मेरे विचार, मेरा कल्चर, मतलब हर चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है। अगर हर कोई अपने अपने यूनिक करैक्टरिस्टिक्स अपनी लैंग्वेज में रिलेट कर रहा है, उसमें पुट इन कर रहा है, तो दैट मीन्स वो उनका आइडियोलेक्ट है, तो उनकी एक पर्सनल भाषा बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस तो होते ही हैं सब में, लेकिन लैंग्वेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल में शो रेगुलर वेरिएशन फ्रॉम दैट यूज्ड बाय द अदर ग्रुप ऑफ स्पीकर ऑफ द सेम लैंग्वेज। एज आई टोल्ड यू कि एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है अलग अलग पीपल के द्वारा, अलग अलग पर्सन के द्वारा। फॉर एग्जांपल वही है, हिंदी अगर स्पोकन की जा रही है बनारस में तो सिस्टमेटिकली डिफरेंट होती है अगर वही हिंदी दिल्ली और अलीगढ़ में बोली जा रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये डिफरेंट डायलेक्ट के बोले जाएंगे सेम लैंग्वेज को। देखिए एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, तो इसका मतलब उनकी डायलेक्ट्स है, जो उनकी जो बोली है उसमें डिफरेंशिएट कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सिस्टमैटिक और डायलेक्ट जो डिफरेंसेस हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, जो हमने ऊपर फैक्टर्स देखे थे। हमारा सोशल फैक्टर्स, हमारी रीजनल सेपरेशन भी हो सकती है, हमारी क्लास, कास्ट, एथनिक ग्रुप या फिर सो मैनी। तो लिंग्विस्टिक डिफरेंस हमारे पर्सनल सोशल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, जो है सेक्स और एज, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ये सब ऊपर हमने पढ़ लिया था। तो लैंग्वेज एक सोशल फेनोमेना है, ये भी हमें पता है, स्टैटिक नहीं है, एक स्टैटिक गोल हम इसका नहीं मान सकते। इसको डायनामिक सिचुएशन हो जाती है इसकी, और मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखिए वो है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो मेनली जो डिपेंड करती है वो करती है डायलेक्ट वेरिएशन में। हर क्षेत्र की एक अपनी एक डायलेक्ट होती है। स्पीकर जो हैं यहाँ पर सेम लैंग्वेज के अगर वो अलग अलग टेरिटरी में रह रहे हैं तो वो एक सेम वे में उसको नहीं लैंग्वेज को बोलते हैं। जो जोग्राफिकल वेरिएशन है वो डिपेंड करता है और वही उनकी डायलेक्ट कहलाती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम केस लें, वही लैंग्वेज का जो ऊपर दिया गया है वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दिल्ली की खड़ी बोली है और जो यूपी की, ईस्टर्न यूपी की जो भोजपुरी है, तो डिफरेंस आपको लेवल ऑफ साउंड्स में, उनकी वोकैबुलरी में, उनकी ग्रामर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एक वर्ड है इंग्लिश में बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का। अगर उसको एक खड़ी बोली में हम देखा जाए तो उसको बोलते हैं लड़का, इंग्लिश में बॉय, हिंदी में लड़का, खड़ी बोली में, भोजपुरी में उसी को लायका या लारिका बोला जाता है। ऐसे ही फिश को खड़ी बोली में मछली और भोजपुरी में मछारी बोला जाता है। फायर को खड़ी बोली में आग और उसमें आगी समथिंग। ऐसे ही टू टेक को वहाँ पे लेना और उसमें लैब। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी बोली पे डिपेंड करता है। कहा जाता है कि हर एक 300 माइल्स में एक लैंग्वेज बदलती है, तो हर 30 to 50 माइल्स में एक डायलेक्ट चेंज होता है। तो डिफरेंस जो होता है वो लेवल ऑफ वर्ड्स पे होता है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पे है, ट्री, मीट, ग्राम चने को बोलते हैं, फुटलाइट। तो ये इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये आप खुद देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना है वहाँ पे जो डायलेक्ट बोली जाती है वहाँ पे हिंदी और उर्दू जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलरली, जबकि यही टर्म्स जो हैं काफ़ी अदर एरियाज़ में एब्सेंट होती हैं। काफ़ी डिफरेंस आपको देखा जाएगा। देखिए इंग्लिश है इंग्लिश, लेकिन वो ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है तीनों में। ये सिर्फ फोनोलॉजिकल या लेक्सिकल लेवल पे नहीं होता बल्कि उनके सिंटैक्टिकल लेवल पे भी होता है, जो चेंज लाना जिसमें एक रेजिस्टेंट माना जाता है। तो देखिए हाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रेजेंट में जैसे बर्न है, ड्वेल है, स्पिल है, लर्न है, स्मेल है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे एक डिफ्रेंशिएट इनमें आता है। बर्न की जो पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म है वो बर्नट आती है, जबकि अमेरिकन में बर्नड हो जाती है। ड्वेल में ड्वेल्ड आती है और जबकि अमेरिकन में ड्वेल्ड हो जाती है।
ब्रिटिश में स्पिल का पास्ट फॉर्म स्पिल्ट और जबकि वहाँ स्पिल्ड, तो यहाँ पे टी ऐड हो जाता है ब्रिटिश में और जबकि अमेरिकन में ई डी ऐड हो रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंस ये हैं। ये देखिए आपको पूरी टेबल दिखाई दिया है। ये देखिए ये काम की चीज़ें हैं। फॉसेट होती है टूटी, जो हम टैप जिसे बोलते हैं, तो ब्रिटिश में टैप है, अमेरिकन में फॉसेट है। अमेरिकन में सोफोमोर होता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश में उसको सेकेंड ईयर स्टूडेंट ही बोला जाता है। जनरेटर जो अमेरिका में है वही ब्रिटिश में डायनामो कहलाता है। अमेरिका में काउच है तो उसी को सोफ़ा ब्रिटिश में बोलते हैं। मंकी को ब्रिटिश इंग्लिश में रेंच स्पैनर बोला जाता है। एक जो केन आती है उसको ब्रिटिश में टीन बोला जाता है। क्यू जिसे हम लाइन बोलते हैं, ब्रिटिश में लाइन है और जबकि अमेरिका में क्यू है। अमेरिका में गैस है तो ब्रिटिश में पेट्रोल है। अमेरिका में साइडवॉक है तो ब्रिटिश में पाथ है और अमेरिका में मोलेसिस है तो ब्रिटिश में ट्रिकल है। तो ये कुछ वर्ड्स का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो ये आप देखिए। उसके बाद एक्सरसाइज है। अगर अब हम बात करें कास्ट डायलेक्ट की, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की डायलेक्ट क्या होती है, तो वो एक डायलेक्ट है स्पोकन बाय स्पेसिफिक हेरिडिटरी क्लासेस इन ए सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जो हेरिडिटरी स्पेसिफिक हो जाता है, कुछ क्लास को जो हेरिडिटरी अलग मानी जाती हैं, उसे हम कास्ट डायलेक्ट बोलते हैं। जैसे कि पहले होता था, देखिए पहले क्या होता था, सोसाइटी जो थी वो स्ट्रेटिफाइड थी, मतलब पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में वो बटी हुई थी। ये जो कास्ट डायलेक्ट हैं ओरिजिनली हम बता सकते थे कि इस बोली का बंदा है तो पर्टिकुलर इस कास्ट से बिलोंग करता है। काफ़ी डिफ्रेंशिएट इनमें बेसिकली देखा जाता था। एक ही हेरिडेटरी ही ये चीज़ चलती थी। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती थी मूवमेंट होने में एक कास्ट से दूसरी में। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो इन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस में काफ़ी नैरोडाइन या फिर काफ़ी मतलब बहुत कम बेसिक डिफरेंस अब इनमें देखा जाता है। जैसे कि एक नॉर्दर्न अमेरिका में हेलो बोला जाता है तो सदर्न में उसी को हाउडी बोला जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है डायलेक्ट में। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए तेलुगु का काफ़ी दिया हुआ है इनिशियली। लेकिन अब ये जो कास्ट डिफरेंस पहले तो हम देखे जाते थे हेरिडेटरी ही माने जाते थे, लेकिन आजकल ये अर्बन और रूरल स्पीकर की वजह से माने जाते हैं। जैसे कुछ जो शब्द हैं वो अर्बन में कैसे बोले जाते हैं और रूरल में कैसे बोले जाते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डायलेक्ट। देखिए स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, ये भी डायलेक्ट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट कब बन जाती है, जब कोई भी डायलेक्ट ऑफिशियल तौर पे वहाँ पे यूज़ की जाती है, प्रिंटेड फॉर्म में आने लग जाती है, स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, फॉर्नर लर्निंग में यूज़ होने लगती है, मतलब जिन पे बुक्स प्रिंटेड हो जाएं, डिक्शनरी निकाली जाएं, तो ये मतलब कॉडिफाइड हो जाती है, तो ये एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो डेवलप होती है एक रीजनल डायलेक्ट से ही, लेकिन वो हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। देखिए हुडसन ने यहाँ पे 1980 में पॉइंटेड आउट किए हैं कि एक जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होती है वो ऑफनली ये जो कुछ प्रोसेस हैं उनसे होकर गुजरती है। सबसे पहले है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है, वो किस बेसिस पे होता है, वो सोशल और पॉलिटिकल रीज़न पे होता है। हाउएवर कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें नेटिव स्पीकर्स तो हैं ही नहीं। जैसे क्लासिकल हर्ब्रू जो इज़राइल में बोली जाती है उसका एक भी नेटिव स्पीकर नहीं है, और बहासा इंडोनेशिया जो इंडोनेशिया में बोली जाती है उसका भी नहीं है। तो पहला जो टर्म इन्होंने दिया है सिलेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस 90% चांसेस हैं, लेकिन 10% इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज अलाउड। कॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद कॉडिफिकेशन क्या होता है कि उसी पर डिक्शनरीज, ग्रामर बुक उस चूजन वैरायटी पर लिखी जाती हैं ताकि जो भी है एग्री हो सके कि करेक्ट है क्या। तो कॉडिफिकेशन जब हो जाती है तो ये हर सिटीज़न के लिए, वहाँ के लिए, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज या जो भी सिटी में वो बोली जा रही है उसके हर सिटीज़न के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो करेक्ट फॉर्म को लर्न करे और नॉट टू राइट द नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देयर डायलेक्ट, उन डायलेक्ट की नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को ना लिखे। थर्ड जो है वो एलेबोरेशन होता है और फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वैरायटी जो होती है वो एसोसिएटेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे फंक्शन से, जैसे पार्लियामेंट है, लॉ कोर्ट्स है, ब्यूरोक्रेटिक्स है, एजुकेशनल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर तरीके से। लास्ट है एक्सेप्टेंस। जब ये सब काम हो जाते हैं तो लास्ट में लोगों के द्वारा उसको एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सर्व किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स फॉर द स्टेट। स्ट्रॉन्ग भी है और यूनिफाइंग भी है, एज अ सिंबल है उसकी इंडिपेंडेंस का,
कैसे, किस चीज़ों से, उसके दूसरे स्टेट से। तो डायलेक्ट जो बोली जाती है देखिए फ्रेंड्स, वो पॉलिटिकल, कमर्शियल, कल्चरल सेंटर ऑफ द कम्युनिटी के हिसाब से बोली जाती है और उसको अपनी इम्पोर्टेंस मिल ही जाती है। देखिए जैसे डोमिनेंस है किस डायलेक्ट का, फ्रांस में पार्सियन डायलेक्ट का डोमिनेंट है, ऐसे इंग्लिश में लंदन डायलेक्ट का है, और यूएस में जो है वो स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। तो हाउएवर हमें क्लियर होना चाहिए कि जो एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस भी होते हैं। वो फंक्शंस करते क्या हैं, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। एक कॉमन रिटन फॉर्म फॉर मल्टी डायलेक्टल स्पीकर्स के लिए वो अरेंज करते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक टर्म्स में क्या होता है, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती, लॉजिकल नहीं होती। ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने देखिए लास्ट में क्या, लेबलिंग वन पर्टिकुलर डायलेक्ट एज अ स्टैंडर्ड इज़ ए सोशियो पॉलिटिकल जजमेंट नॉट अ लिंग्विस्टिक वन। तो जैसे हमने बताया था कि स्टैंडर्ड डायलेक्ट कैसे बनती है, होती डायलेक्ट है लेकिन मोस्ट प्रेस्टिजियस हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और सारे लोग उसको अपनाने लग जाते हैं। तो एक सोशियो पॉलिटिकल जजमेंट होता है, एक लिंग्विस्टिक बेस्ड पर नहीं होता है। आगे क्या है, पर्सनल फैक्टर जो लीड करते हैं वेरिएबिलिटी पे। तो देखिए दो मेन दिए हुए हैं, सेक्स डिफरेंस और दूसरा क्या था, एज। तो सेक्स डिफरेंस में क्या है, लैबोव और ट्रेडगिल 1972 और 1974 में लुक डाउन किया उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ अमेरिकन और इंग्लैंड की, जहाँ पे ये देखा गया कि वुमेन को जो है लिंग्विस्टिक फॉर्म एसोसिएट जो होती हैं उनको मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलने पर ज़्यादा फोर्स किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। उन्होंने 3 मेन पॉसिबल रीजंस दिए हैं इस चीज़ के। पहला, जो सोशल पोजीशन है किसी भी वुमेन की सोसाइटी में वो लेस सिक्योर है देन मैन, और जनरली अगर हम बात करें तो एक मैन की वो सबऑर्डिनेट के तौर पर कहलाती है। देयरफॉर ये एक वुमेन के लिए नेसेसिटी हो चुका है कि उसका जो सोशल स्टेटस है वो ये नहीं देखा जाता कि वो करती क्या है, बल्कि वो ये देखा जाता है कि कैसे वो दिखती है और कैसे वो बिहेव करती है। तो लिंग्विस्टिक जो है उसका ज़्यादा देखा जाता है। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो मोस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि एक मैन के लिए स्वीयर वर्ड्स यानी कि रूड वर्ड्स, बैड वर्ड्स, गालियाँ गलौज, ये सब जो होता है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक वुमेन को करेक्ट होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल वे में बिहेव करना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और मतलब एक अच्छे से प्रेस्टिजियस लिंग्विस्टिक फॉर्म में उसको बिहेव करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ अदर मैन और वुमेन समथिंग। तो ये भी एक रीज़न है। थर्ड जो है, वुमेन को ट्रेडिशनल देखिए एक चाइल्ड की सोशलाइजेशन में उसका काफ़ी ग्रेटर रोल माना जाता है बच्चे के समाजीकरण में। तो वही जैसा बिहेव करेगी वही देखकर कहते हैं बच्चा सीखेगा। तो लीड्स करता है डैम टू बी मोर सेंसिटिव, उसको काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से ये सिखा पाए कि कौन सा करेक्ट और कौन सा एक्सेप्टेड बिहेवियर है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न है कि वुमेन को बस ये माना जाता है कि आपको तो अच्छा ही बिहेव करना है, तो उनके लिए कोई भी कुछ भी अपशब्द अलाउड नहीं है उनके मुंह से निकले हुए। उनके लिए कुछ भी मतलब अगर वो प्रेस्टिजियस वे में बिहेव करेंगी तो ही ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए होगा। तो फीमेल्स जो हैं कम्युनिटी की शोड ए हायर परसेंटेज ऑफ एसिमिलेशन ऑफ, और अगर ये माना जाए तो लिंग्विस्टिक फॉर्म में वो वुमेन जो है वो बहुत ही जल्दी एसिमिलेट भी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। और जहाँ तक कि फ़ॉरेन या सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने की बात आती है तो मेजॉरिटी ने ये देखा है कि वो फीमेल्स को मतलब फेवर करती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बेटर लैंग्वेज लर्नर हो जाती हैं मेल से। रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया है कि एक रीज़न एक ऐसा कारण कि लड़कियों को वाई गर्ल्स सीम टू परफॉर्म बेटर देन बॉयज़, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोर फीमेल्स टीचर्स हैं स्कूल्स में, तो इसलिए वो काफ़ी लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस में बेटर मानी जाती हैं। और ये पॉसिबल है कि बॉयज़ रिएक्ट टू दिस काइंड्स ऑफ फीमेल डोमिनेशन इन ए नेगेटिव वे and reject the standard English which is taught along with other aspects of the female value system। तो गर्ल्स जो होती हैं वो मोर एडेप्ट होती हैं, मोर निपुण होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड लैंग्वेज की एक्विजिशन में, क्योंकि वो डिफरेंट सोशलाइजेशन होता है उनका बॉयज़ से। गर्ल्स को सोशलाइज किया जाता है इस तरीके से कि उनमें काफ़ी, देखिए वो घर पे रहती हैं, मोस्ट एम्पैथेटिक बिहेव उनमें आ जाता है, लोगों की फीलिंग्स को वो अच्छे से समझ पाती हैं, अप्रिशिएट कर पाती हैं दूसरों के बिहेवियर को। तो
यही चीज़ें, और देखिए भाषा लर्न करने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं कि आप उस भाषा को अच्छे से समझें, उसको फील करें, लोगों की फीलिंग्स वाली चीज़ें मतलब डालें कि भाई कैसे किसको किस दुख से गुजरना पड़ रहा है, मतलब उनके इमोशंस को समझें। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि लैंग्वेज लर्निंग के तौर पर एक फ़ीमेल बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है सारी चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू मैन, तो इनका एक अच्छा माना जाता है स्टैंडर्ड के तौर पर। सेकंड जो है एज में आपने ये देखा होगा कि काफ़ी डिफरेंस होता है एक पुरानी जनरेशन की स्पीच में और एक यंगर जनरेशन की स्पीच में, तो इसे ही हम एज ग्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स की लैंग्वेज आपने देखी होगी, अरे यार चला चलें, ये करें वो करें, जबकि कोई अडल्ट होता है तो उसको बहुत ही मतलब एक अलग वे में, एक अलग टोन से, एक अलग स्लैंग के साथ उसी लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो काफ़ी जनरेशन में डिफरेंस आपने देखा है। तो ये लैंग्वेज जो चेंज है वो एक प्रोग्रेस है। लैंग्वेज देखिए स्टैटिक नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, और ये एक अपरेंट सिचुएशन मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये वो चीज़ें हैं। एक बड़े बंदे की स्पीच में और एक यंगर पर्सन की स्पीच में आपने देखा होगा, ओल्डर पर्सन के जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो ओल्डर पैटर्न्स पे डिपेंड होते हैं, जबकि जो यंगर पर्सन के हैं वो यंगर के न्यू पैटर्न पे डिपेंड होते हैं। तो यही लैंग्वेज चेंज जो है हमारा प्रोग्रेस में ये काफ़ी विजिबल होता है, और ये होता किस वजह से, सोशो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है ये उस वजह से लैंग्वेज की जो स्पीच है उनमें काफ़ी मतलब चेंज देखा जाता है। तो उसके बाद भी देखिए यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस है, ये दोनों हो चुके हैं। अब ये जो है वेरिएशन है ड्यू टू रजिस्टर। देखिए यहाँ पे वेरिएशन ड्यू टू रजिस्टर का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज कैसे प्रोफेशन में मतलब अलग अलग ओकेज़न पे अलग अलग तरह से बिहेव करती है। अगर हम अपनी भी बात करें तो क्या हमारा, आपने नोटिस किया होगा, सेम तरीका होता है अपनी मदर से बात करने का, अपने ब्रदर से बात करने का, अपने फ्रेंड से बात करने का, अपने स्टूडेंट से या अपने किसी सीनियर से? बिल्कुल भी नहीं। हम हर जगह एक अलग लैंग्वेज के तौर पर बात करते हैं। अगर हमें किसी छोटे बच्चे से बात करनी है तो हम उसको बहुत ही प्यार से समझाते हैं। अगर हम दोस्त से बात करें तो हम काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं, नॉन फॉर्मल वे हो जाता है हमारा उनसे बात करने का। और यहीं हम अपनी मदर से बात करें तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली करते हैं, और किसी सीनियर से करें तो इतना फॉर्मल वे हो जाता है कि हम चाहे हमें उन पर गुस्सा भी आ रहा हो तो हमें उन्हें अपनी लैंग्वेज में नहीं दिखाना होता। तो एक तरीका होता है, ये नेचुरली है, ये हम इसको सीखना नहीं पड़ रहा, ये हमारे अंदर इनहेरिटेड आ जाता है। तो देखिए लैंग्वेज वेरिएशन जो होता है वो सोशल पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, वो क्लास, कास्ट, सेक्स, एज इन सब पर भी डिपेंड करता है। तो काइंड ऑफ जो लैंग्वेज है एक स्पीकर जो है अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, जैसे फैमिली मेम्बर से हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, कलीग से हम थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं, जबकि बॉस से तो मोस्ट फॉर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बंदा अपनी वाइफ से कैसे बात कर, हरी अप, विल बी लेट। अगर कलीग से बात करें तो कैसे कर रहा है, इट्स टाइम वी लेफ्ट, वी विल बी लेट फॉर द मीटिंग। अगर हम यही बॉस से बात करें तो देखिए कैसे रिस्पेक्टफुल टर्म्स इसमें यूज़ कीजिए, सर इट इज़ 3 o'clock एंड द मीटिंग इज़ एट 3:15, शुडंट वी लीव। तो देखिए कितना अलग अलग तरीका है हर किसी से बात करने का। तो ये वेरिएशन है ड्यू टू रजिस्टर। और अगर हम पढ़ाने की बात करें तो कुछ टॉपिक जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, क्या उनको पढ़ाने में वही लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हमारा कुकिंग और पॉलिटिक्स में यूज़ होती है? तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन से, और यही लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग से काफ़ी डिफरेंट है। तो ये वेरिएशन जो होता है वो मोस्टली वोकैब में होता है, क्योंकि देखिए डॉक्टरी की जो है वोकैब्स डिफरेंट पाई जाती हैं लॉ की वोकैब से, और ऐसे इंजीनियरिंग की जो वोकैब है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट पाई होती हैं इन दोनों से। तो ये वोकैब से होता है, और फ्यू केसेस में ये सिंटेक्स में भी डिफ्रेंशिएट शो करता है। तो लैंग्वेज जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज़ रिटन और स्पोकन। और देखा जाए तो इंग्लिश जब रिटन की जाती है तो वो मोर फॉर्मल होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पोकन वन। तो काफ़ी चेंजेस आप इसमें देख सकते हो। स्पीच जो है वो 3 जनरल टाइप्स ऑफ डायमेंशन इसमें दिए हुए हैं। एक है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, एक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कन्वर्सेशन, और एक है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि स्पीच और राइटिंग। माइकल हॉलिडे इन 3 जो जनरल टाइप ऑफ डायमेंशन हैं इसको फील्ड, मोड और टेनर बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जो पार्टिसिपेंट होता है उसको इन्होंने
क्या कहा है, उसको इन्होंने टेनोर बोला है, TENOR। जबकि जो मोड मैटर ऑफ कन्वर्सेशन है, जो उन्होंने इसको फील्ड बोला है, जो पर्पस एंड सब्जेक्ट से ऑफ द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। जो लास्ट है मोड, उन्होंने बोला है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, दैट इज़ मोड। तो ये 3 जो टर्म्स थी वो माइकल हैलिडे के द्वारा डिफाइन की गई हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें लास्ट जो टर्म है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए, सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअलिज्म है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब होता है बहुभाषावाद, जहाँ से एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 1 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज होती हैं, और जो इस लैंग्वेज को बोल रहा है उसे पॉलीग्लॉट या फिर मल्टीलिंगुअल भी बोलते हैं उस पर्सन को। रीज़न क्या है इसको सीखने के, कारण क्या है इसको बोलने के, हमारी एक बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है। हम ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूर थोड़ी हम जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं क्या वो भी, अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या वो भी हिंदी में ही बात कर रहा होगा, तो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ट्रेडिंग में भी हमारी एक मल्टीलिंगुअलिज्म जो है यूज़ होती है, एजुकेशनल पर्पस से भी। क्योंकि देखिए एजुकेशनल पर्पस सबको पता है, एक डाइवर्स नेचर है हमारा, हर भाषा का एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है हमारे स्कूल में हमें मिल जाएगा। तो हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी हिंदी में बात करे, ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम भी इंग्लिश में करें, ऐसा ज़रूर नहीं है। तो इसलिए हमें काफ़ी सारी भाषाएं अपने नेचर में सर्वाइव करने के लिए सीखनी पड़ती हैं, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें ग्रैब करनी पड़ती हैं। तो कल्चरल एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके लिए भी हमारा एक रीज़न है कि मल्टीलिंगुअल सीखने का, मल्टी लैंग्वेजेस, और एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने का। क्योंकि देखिए टेरिटरी पे जो लोग, मान लीजिए बाउंड्री पर खड़े हैं, गार्ड, एक इंडिया है या एक पाकिस्तान है या कोई भी अदर कंट्री ले लीजिए, तो दोनों की लैंग्वेज अगर सेम नहीं होगी, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनको सेम वे में नहीं आता होगा, तो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम जो बता रहा है कि उनको दिक्कत किस चीज़ से है, वो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा मल्टी लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी ईजियर हो जाता है क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाते हैं सामने वाले की भाषा को। हमारे माइंड को शार्पन करता है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो माइंड तो शार्प होगा ही। हमारी मेमोरी इंक्रीज़ करता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में हमें एक टर्म, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हमें इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा, तो हम दूसरी लैंग्वेज का सेम वर्ड यूज़ कर सकें। जैसे मैंने बीच में हिंदी का यूज़ कर लिया, तो काफ़ी हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हमें हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है, हमारी कॉग्निशन लेवल को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है, हमारी कंटेंट एफिशिएंटली में अंडरस्टैंडिंग जो है, एफिशिएंसी में अंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज़ कर देता है। और चाइल्ड जो है देखिए ऑटोमेटिकली एक नई लैंग्वेज बोलने लग जाता है। अगर सपोज़ आपका कोई पीयर है, स्कूल में हो या कहीं भी हो, अगर आपका पीयर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो आप उससे कम्युनिकेट करने के लिए ईजिली वो लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो यही वो बता रहा है, और एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बाइंड अप करता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग है हमारे मल्टी लैंग्वेज सीखने के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म को जानने के लिए। तो देखिए हेल्प करता है स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने में उसका पोटेंशियल और उसकी पावर टू डेवलप लैंग्वेज स्किल एज नेचुरली एज स्माइलिंग। तो काफ़ी टर्म दी हुई है, डायलेक्ट बोली है, आइडियोलेक्ट होती है किसी इंडिविजुअल से जो रिलेटेड हो। लैंग्वेज वेरिएशन में उसकी भाषा में क्या डिफरेंस है, वो किस चीज़ की वजह से है, रीजन, सोशल क्लास, ऑक्यूपेशन, सेक्स, इन हिसाब से। प्योरिस्ट क्या है, जो इंसिस्ट करता है प्रिजर्विंग व्हाट ही और शी कंसीडर्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या है, और अगेंस्ट है वो लैंग्वेज वेरिएशन के या फिर लैंग्वेज चेंज के। रजिस्टर क्या है, एक सिचुएशन पे कैसे लैंग्वेज जो है वेरिएट कर जाती है, तो वो रजिस्टर है। रीजनल वेरिएशन क्या है, एक वेरिएशन है स्पीच अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एरिया। जब एक स्पीकर जहाँ से आता है तो वेरिएशन हो जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन, वोकैब या उसके सिंटेक्स पर डिपेंड कर देता है। सोशल डायलेक्ट क्या है, एक सोसाइटी में कौन सी डायलेक्ट यूज़ कर रही है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर या सिमिलर सोशो इकोनॉमिक या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड। स्टैंडर्ड वैरायटी या डायलेक्ट क्या होती है, जो डायलेक्ट एक ऑफिशियल तौर पर यूज़ होने लग जाती है, स्पीच और राइटिंग में यूज़ होने लग जाती है, वहाँ की डिक्शनरी, ग्रामर, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, प्रिंटेड बुक्स में, मीडिया में यूज़ होने लग जाती है, वो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए इतना ही, ये पूरी यूनिट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।